हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे सेशन 2022 एंड 23 के लिए क्लास 10th मैथ्स का जो सिलेबस है मेरे इस चैनल के थ्रू मैंने स्टार्ट कर दिया है। चैप्टर नंबर 1 से हमने शुरुआत की है, दैट इज़ रियल नंबर। ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 1, इसमें क्या डिलीट हो चुका है, ये सारी बातें हमारी डिस्कस हो चुकी हैं। ठीक है, तो अभी इसका जो फर्स्ट लेक्चर हुआ है उसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट किया, जिसमें आप मेनली सीखते हो हाउ वी कैन फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फर्स्ट लेक्चर जरूर देख लेना। एक्सरसाइज 1.2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड में भी इस एक्सरसाइज में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आएगा, और अगर आपके स्कूल में कोई प्री मिड टर्म एग्जाम होने वाले हैं तो ये चैप्टर ऑफ कोर्स आपके सिलेबस में होगा, और इस एक्सरसाइज यानी 1.2 जो हमने कंप्लीट कर ली है उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आपके प्री मिड टर्म एग्जाम में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 को प्रीवियस लेक्चर से उसको देखकर प्रीवियस लेक्चर को कंप्लीट कर लो। 7 क्वेश्चन से एक्सरसाइज में काफी डिटेल में मैंने आपको वो लेक्चर दिया है, आप उस लेक्चर को देख के अपनी एक्सरसाइज को परफेक्ट जरूर कर लें, और सभी क्वेश्चन आपकी नोटबुक पे एकदम फेयर होने चाहिए। ठीक है, चलिए आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि एक्सरसाइज 1.3 उसको कंप्लीट करेंगे। हमारे सिलेबस में इसकी 2 ही एक्सरसाइज हैं, तो आज हमारी सेकंड एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर मैं इस चैप्टर के आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगा एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखिए यहां पर एक्सरसाइज 1.3, इसको कंप्लीट करने के लिए आपको मेनली 2 कॉन्सेप्ट आने चाहिए, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, इरेशनल नंबर की इरेशनलिटी को प्रूव करना है। अगर कोई इरेशनल नंबर है तो आपको प्रूव करना है कि वो इरेशनल है। इतना सा काम है, बस छोटी सी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो यहां पर इस एक्सरसाइज के लिए 2 छोटे से कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। नंबर 1, यू मस्ट नो व्हाट आर कोप्राइम। कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, सेकंड, आपकी एनसीईआरटी में एक छोटा सा थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1.3। ठीक है, पेज नंबर 12, थ्योरम 1.3, इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इस थ्योरम में क्या लिखा हुआ है। तो ये दोनों चीजें मैं यहां पर अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, थ्योरम 1.3 एकदम क्लियर होना चाहिए, दोनों कॉन्सेप्ट। उसके बाद यार 1.3 का जो मेन क्वेश्चन होता है ना, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल, √11 इज इरेशनल, ऐसे समझ में आएगा, याद ही हो जाएगा आपको। आज लेक्चर देखो, आप याद ही हो जाएगा आपको परमानेंटली। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस जरूर कर लेना। तो देखिए यहां पर पहले आप बात करते हैं कि थ्योरम 1.3 क्या कह रही है। स्टेटमेंट में पढ़ता हूं, ध्यान से सुनो। कह रहा है P इज अ प्राइम नंबर, P इज अ प्राइम नंबर एंड इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, और जो P है वो A स्क्वायर को डिवाइड करता है, फिर कहता है देन P आल्सो डिवाइड्स A। तो अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो जो P है वो A को भी डिवाइड करता है। बस ये स्टेटमेंट को याद रखना है, इसका प्रूफ ही यहां पे गिवन है। प्रूफ अभी हमें करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल इस स्टेटमेंट को हम अंडरस्टैंड करेंगे, इस थ्योरम को हम अंडरस्टैंड करेंगे। उसने बोला, ठीक है, थ्योरम समझा रहा हूं, उसने बोला P इज अ प्राइम नंबर, और ये क्या करता है, P डिवाइड्स A स्क्वायर, P डिवाइड्स A स्क्वायर। A हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, P डिवाइड्स A स्क्वायर, कह रहे हैं कि अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो जो P है ना वो A को भी डिवाइड करेगा, P आल्सो डिवाइड्स A। इन शॉर्ट आपको क्या समझना है कि अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी परफेक्ट नंबर को डिवाइड कर रहा है तो जो P है वो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करता है। एग्जाम्पल से समझाता हूं, ध्यान से सुनो। यहां पर हम कोई प्राइम नंबर कंसीडर कर लेते हैं, लेट 3। तो मैंने आपको बोला यार 3 जो है ना वो डिवाइड कर रहा है किसको, लेट आई एम राइटिंग हियर 36। तो क्या 3 36 को डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है। 36 क्या एक परफेक्ट नंबर है जिसको आप 6 स्क्वायर लिख सकते हो, यानी इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो जो 3 है वो 36 को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। आपको पता है 36 डिवाइड हो जाता है 3 से। ठीक है, तो अगर 36 3 से डिवाइड हो रहा है तो जो 3 है ना भाई, ये जो प्राइम नंबर 3 है वो इस 36 का जो स्क्वायर रूट होगा उसको भी डिवाइड करेगा। तो 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6, तो 3 6 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहां पर
36 की जगह अगर मैं ऐसे लिख लूं 6 का स्क्वायर, तो आप नाराज तो नहीं हो जाओगे? नाराज क्यों ना भाई, 36 को ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं यहां बता रहा हूं कि 3 डिवाइड्स 6 स्क्वायर। जो 3 है वो 6 स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो जो 3 है वो किसको डिवाइड करेगा? ये जो स्क्वायर के अंदर आ गया कौन? 6। तो 3 आल्सो डिवाइड्स 6। दैट्स ऑल। ये है थ्योरम, ये है स्टेटमेंट। इसको बस आपको याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहना चाहिए जब आप ये वाली एक्सरसाइज करने वाले। राइट, P इज अ प्राइम नंबर, जो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P जो है वो A को भी डिवाइड करेगा। डन। आई होप इट इज क्लियर। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे। तो ये होगी थ्योरम 1.3। फिर आपको पता होना चाहिए को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम वेरी स्पेशल नंबर, समटाइम वी कॉल देम रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, ठीक है। यहां पर सिंगल नंबर को हम को प्राइम नहीं बोलते, पेयर को प्राइम बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे दो नंबर जिनका HCF हमेशा 1 होता है, यानी उनके अंदर कोई भी कॉमन नहीं है, कुछ भी नंबर कॉमन नहीं है सिवाय 1 के। लेट अस सपोज आई एम राइटिंग हियर 1, नॉट 1, यू राइट हियर 2 एंड 3। अब बताइए 2 और 3 अगर मैं इन दोनों का HCF लूंगा, इफ आई टेक HCF ऑफ दीज टू नंबर्स, व्हाट आई विल गेट? तो आप देखें यार, ये 2 और 3 में सर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सिर्फ 1 ही कॉमन आ रहा है, तो इनका HCF कितना आ गया? 1। ऐसे पेयर्स को प्राइम नंबर बोलते हैं जिनका HCF 1 होता है। आप सारे नंबर्स लिखो, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिखो, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लिखो। जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं उनका पेयर वाइज देखो, वो सारे को प्राइम होते हैं। लाइक मैंने ऐसे लिख दिया 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड सो ऑन। आप पेयर को उठाओ, 5, 6 को उठाओ। अब बताइए 5 और 6 के बीच में कुछ कॉमन है सिवाय 1 के? नो। अगर 5, 6 का HCF लूंगा तो क्या आएगा? 1। तो 5 और 6 आपस में को प्राइम है। फिर आप 6 और 7 को ले लो, 6 और 7 में भी कुछ कॉमन नहीं है, 7 और 8 में भी कुछ कॉमन नहीं है, 8 और 9 का HCF भी 1 आएगा, 9 और 10 का HCF भी 1 आएगा, 10 और 11 का HCF भी 1 आएगा, 11 और 12 का HCF भी 1 आएगा, 12 और 13 का HCF भी 1 आएगा। यानी जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है ना, कॉन्जिक्यूटिव जो इंटीजर्स हैं, तो कोई भी दो पेयर उठा लो, कॉन्जिक्यूटिव मतलब साथ साथ वाले कोई भी दो नंबर उठा लो, उनका HCF हमेशा 1 ही होता है, तो दे आर को प्राइम, रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर। दैट्स ऑल। तो ये छोटा सा डेफिनेशन। तो इन शॉर्ट आप याद रखो, A एंड B, दीज आर द टू नंबर्स if their HCF is 1, ठीक है। if HCF of A and B is 1, then A and B are what? Co-prime। तो बच्चे ये दो कॉन्सेप्ट सीखने के बाद अब आप एक्सरसाइज 1.3 को बड़े आराम से कंप्लीट कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। हर चीज आपको समझ में आएगी, ठीक है। थ्योरम 1.3 जो अभी समझाई और को प्राइम का कॉन्सेप्ट क्या है। तो अभी हम एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर एक्सरसाइज 1.3, जिसमें लिखा है √5, ठीक है। पहला नंबर क्या है? √5। हमें पता है यार √5 जो है इरेशनल नंबर है। अब हमें उसको प्रूव करना है। एंड यू मस्ट नो व्हाट आर इरेशनल नंबर्स। पता है ना इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? फर्स्ट वाला लेक्चर देख लेना, उसमें बता रखा है मैंने इरेशनल नंबर क्या होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। पूरा डिटेल फर्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर जरूर देखा करो किसी भी चैप्टर का, क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन होता है, पूरा बेस, पूरा कॉन्सेप्ट फर्स्ट लेक्चर में ही आपको मिलता है पूरे चैप्टर का। तो इसलिए फर्स्ट लेक्चर हमेशा देखना है। कहीं पर भी कहीं किसी का वीडियो देख रहे हो तो फर्स्ट लेक्चर जो चैप्टर का होता है उसको जरूर देखा करो, ठीक है। तो इरेशनल मैंने वहां पर डिस्कस कर रखा है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 उठाते हैं आपका एक्सरसाइज 1.3 का। क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज व्हाट? इरेशनल नंबर। हमें पता है ये इरेशनल है, बस आपको प्रूव करना भी इसको। तो इसको कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव किया जाएगा, ठीक है। बड़े ही सिंपल वे में, सिंपल स्टेप्स के साथ, सारे स्टेप्स एकदम क्लियर करते हुए मैं पूरी चीजें आपको समझाऊंगा, बस ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में प्री मिड टर्म आपके जो एग्जाम आने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन मतलब आने के 99% चांस है कि आपको मिल जाएगा ये लगभग 3 मार्क्स का। तो देखिए यहां पर इसका सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे। यू हैव टू राइट डाउन, लेट अस सपोज हम मान लेते हैं कि √5 इरेशनल नहीं है, इट इज नॉट इरेशनल। इसको थोड़ी देर के लिए आप रैशनल समझो कि ये रैशनल नंबर है। फिर
हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे ना, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो एक कंट्राडिक्शन पैदा हो जाएगी, कोई चीज कंट्राडिक्ट हो जाएगी, गलत कोई स्टेटमेंट आ जाएगी, तो उससे हम साबित कर पाएंगे नहीं यार इसको हम रैशनल नहीं ले सकते, ये तो इरेशनल ही है। तो हमारा जो पहला स्टेप यही है, लेट अस सपोज रूट 5 इज व्हाट, रैशनल नंबर। ठीक है, लेट अस सपोज इट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, मान लिया आपने इसको रैशनल नंबर, तो अगर ये रैशनल नंबर आपने मान लिया तो आप फिर इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, है ना। सो आई कैन लेट दिस नंबर नाउ रूट 5 इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, क्योंकि इसको रैशनल बोल दिया। यहां पर p और q दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, यही कंट्राडिक्शन यहां पर पैदा करेंगे। तो जब आपने p और q लिखा तो यहां पर यह चीज आपको बतानी है कि भाई p और q क्या है। एज यू नो p एंड q आर व्हाट, दे आर इंटीजर्स, या फिर ऐसे लिखो दे आर कोप्राइम्स, दे आर कोप्राइम्स। आप किसी भी रैशनल नंबर को लिखते हो तो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखते हो। मानो आपने कहीं रैशनल नंबर लिखा है 4/6, तो कभी भी किसी रैशनल नंबर को ऐसे नहीं छोड़ सकते 4/6, क्योंकि 4 और 6 ना कैंसिल हो रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर नंबर से। देखो दोनों 2 से कैंसिल हो रहे हैं, तो इनको कैंसिल करो तो कितना आएगा 2/3, दोनों 2 से कैंसिल किए ना। तो इस तरह से रैशनल नंबर को हमने लेट करना होता है, जहां हम मान के चलते हैं रैशनल नंबर इस फॉर्म में रहता है। इस फॉर्म का मतलब कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सिवाय 1 के कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहां पर वही चीज बताई जा रही है। रूट 5 को आपने क्या लिया, p और q, और आप बोल रहे हो p बाई क्यू, और बोल रहे हो p और q क्या है, दे आर कोप्राइम्स, यानी इनके बीच में सिवाय 1 के कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी ये किसी और से डिवाइड नहीं हो रहा, ये भी किसी और से डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसा आप सोचो। तो वेयर p एंड q आर कोप्राइम्स, q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, बस ये आपने यहां पर p और q के बारे में बता देना है। p एंड q आर इंटीजर्स ऐसा भी लिख सकते हैं, बट ये लाइन आपको जरूर लिखनी है। एक लाइन अगर और ऐड करनी तो कर सकते हो, p एंड q आर इंटीजर्स। जब आपने उनको कोप्राइम बोल दिया तो इट इज अंडरस्टूड वो इंटीजर्स ही होगी। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, सपोज किया रैशनल, फिर उसको लेट किया, ये जो आपने लाइन लिखी ना p एंड q आर कोप्राइम, यही गलत साबित होगी, यही इसी का कंट्राडिक्शन यहां पे अराइज होगा लास्ट में, बस उसी को समझना आपने। ठीक है, तो देखिए यहां पर इसके बाद जैसे आपने इसको लेट कर रखा है p बाई क्यू, इसी स्टेप में इसको लिख दो स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो जब आपने इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड लिखा तो आपको यहां लिखना है 5 इज इक्वल टू पी स्क्वेयर बाय क्यू स्क्वेयर। कुछ भी नहीं किया, स्क्वेयरिंग कर दिया, इसका रूट कैंसिल हो गया, यहां पर दोनों पे स्क्वेयर आ गया, इसके डिवाइड में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहां पर दिखेगा पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वेयर। यहां पर यूज होता है इक्वल डिवीजन लेमा, वो आपके सिलेबस में है नहीं है, तो उसको बिना सोचे मैं इसको सिंपल वे में समझा देता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, आप मुझे बताओ, आप ऐसे लिखते थे ना, डिविडेंड इज इक्वल टू व्हाट, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। कौन सी क्लास में लिखते थे आप, 7th में, 8th में या 9th में? ये चीज आपको पता है, जो डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो यहां पर ये जो पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वेयर आपको दिख रहा है, ये इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अगर मैं बोलूं यार किसी का रिमाइंडर 0 है, अगर मैं बोलूं रिमाइंडर क्या है, 0 है, रिमाइंडर 0 है, यानी जो डिवाइजर है वो डिविडेंड को पूरा डिवाइड कर रहा है, तभी तो रिमाइंडर 0 आया। लेट अस सपोज रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है ये कैसी शेप ले लेगा, इसको फिर ऐसे लिखोगे ना आप, सर डिविडेंड इज इक्वल टू व्हाट, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट। ठीक है, दैट्स ऑल। जब आपका रिमाइंडर 0 हो गया तो आपका ये पूरा एक्सप्रेशन इस तरह से बन जाता है। बस ये आप साइड में जरूर लिख देना एग्जाम में, क्योंकि ये वाला जो बना हुआ ना पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर, वो देखो इस फॉर्म में बना हुआ है। यहां पर डिविडेंड जो है लिखा हुआ मैंने, डिविडेंड, यहां डिविडेंड की जगह कौन है, पी स्क्वायर, यहां मैंने लिखा है डिवाइजर, डिवाइजर की जगह कौन है 5, यहां मैं लिखा हुआ क्वोशंट, क्वोशंट की जगह कौन है क्यू स्क्वायर। यहां पर अगर मैं प्लस 0 लिखूं तो मैंने रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 का क्या मतलब हो गया कि जो डिवाइजर है वो डिविडेंड को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तभी तो रिमाइंडर 0 दे रहा है। यहां पर 0 बताने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये एक्सप्रेशन लिखनी है और यहां पर बताना है रिमाइंडर 0 पर ये एक्सप्रेशन ये हो जाती है, रिमाइंडर को लिखने की जरूरत नहीं होती। तो यहां पर आपके पास एक स्टेटमेंट निकल के सामने आएगी जो मैंने अभी समझाई, 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, यानी जो डिवाइजर है वो डिविडेंड को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। देखो मैंने क्या लिखा, 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर।
डन। ये इस कॉन्सेप्ट से लिखा गया है। अब यहां पर जो मैंने आपको थ्योरम समझाई 1.3 कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी परफेक्ट नंबर को डिवाइड कर रहा है तो वो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा, यानी अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो जो p है वो a को भी डिवाइड करेगा। यहां 5 किसको डिवाइड कर रहा है? p स्क्वायर को। किसको डिवाइड कर रहा है? p स्क्वायर को। तो इसका मतलब 5 आल्सो डिवाइड्स p। इसको रखो नंबर 1। ज्यादा जल्दी नहीं करनी इस क्वेश्चन में, बड़े प्यार से समझना है। ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। रिपीट करते हैं। ये हमने लेट किया रैशनल और इसको हमने p बाई क्यू की फॉर्म में ले लिया। p बाई क्यू की फॉर्म में लेने के बाद आपको स्केयरिंग करना है। ये लाइन जरूर लिखना, p और q यहां को प्राइम है। तो जैसे आपने स्केयरिंग किया, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो p स्केयर का कुछ वैल्यू निकल के आया 5q स्केयर। ठीक है, p स्केयर का ये वैल्यू कितना आया? 5q स्केयर। यहां हम रुक जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे सर आगे क्या करें। आगे कुछ नहीं करना, ये एक्सप्रेशन को इसके साथ कंपेयर करना है, साइड में ये रीजन डाल देना है। तो यहां पर रिमाइंडर कुछ भी नहीं आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, वो हमने यहां बता रखा है। तो आपने इस स्टेटमेंट के बाद बोलना है सर ये 5 है जो p स्केयर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो वो लिख दिया 5 डिवाइड्स p स्केयर। अगर सॉरी, अगर 5 p स्केयर को डिवाइड कर रहा है तो 5 किसको डिवाइड करेगा? p को भी डिवाइड करेगा। थ्योरम 1.3 उसका स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना लिख दो सफिशिएंट होता है। तो लगभग आपका हाफ क्वेश्चन यहां तक हो जाता है। अब जब आप ये लिख रहे हो ना 5 आल्सो डिवाइड्स p, इस एक्सप्रेशन को, स्टेटमेंट को मैथमेटिकली फॉर्म में लिखो, जो कि इसी फॉर्म में लिखी जाएगी। यहां पर आपने बोला 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, किस वजह से आप लिख पाए? इसकी वजह से लिख पाए। तो जब आप बोल रहे हो 5 आल्सो डिवाइड्स p, तो इस स्टेटमेंट को इसी फॉर्म में वापस लिखो। 5 p को डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली, रिमाइंडर कुछ आ नहीं रहा, तो फिर आप क्या लिख पाओगे? देयरफॉर आई कैन राइट सर p इज इक्वल टू 5 इंटू समथिंग एंड समथिंग लेट इट बी a। अब ये a क्या है? a क्वोशिएंट है। अगर आप इस एक्सप्रेशन को इससे कंपेयर करोगे, इस एक्सप्रेशन को इसके साथ कंपेयर करोगे, तो आप समझ जाओगे 5 डिवाइड्स p। तो 5 अगर p को डिवाइड कर रहा है तो उस वक्त आपका क्वोशिएंट a आया हुआ है। a मैंने अभी खुद से मान लिया, ठीक है, कुछ नया नंबर आपको रखना है। वेयर a इज इंटीजर, ठीक है, इंटीजर लिखो या नेचुरल नंबर लिख लो, ठीक है, नेचुरल नंबर यू कैन राइट। तो यहां पर इस स्टेटमेंट के बाद यू हैव टू राइट ऑन इट लाइक दिस। कुछ नहीं है, ये मैथमेटिकली फॉर्म है, इसको थोड़ा हमने इंग्लिश में लिखा हुआ है, बस इतना सा फर्क है, दोनों एक ही चीज है। 5 डिवाइड्स p, और ये भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है 5 डिवाइड्स p। तो 5 ने जब p को डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आया, तो ये क्वोशिएंट कुछ नया क्वोशिएंट हम लेके आ गए। जैसे यहां पर 5 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना, तो क्वोशिएंट बना हुआ है q स्क्वायर। क्वोशिएंट क्या बना हुआ है? q स्क्वायर। तो लेकिन जब 5 p को डिवाइड करेगा तो कुछ नया क्वोशिएंट होगा, तो उस क्वोशिएंट को हमने a बोल दिया। दैट्स ऑल। आई होप इट इज क्लियर। इसको फिर आपने करना है स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये बन जाएगा आपका p स्क्वायर इज इक्वल टू 25 a स्क्वायर। यहां पे फिर स्क्वेयरिंग आ जाएगा। इस स्क्वेयरिंग के बाद भी हमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है, सर इसके बाद क्या करें? कुछ नहीं करना, यहां पर p स्क्वायर दिख रहा है आपको, इस p स्क्वायर को हटाना यहां से, ये p स्क्वायर नहीं यहां पर रहना चाहिए। इस p स्क्वायर की जगह ये यहां से इसका वैल्यू ले लेना है। देखो p स्क्वायर का वैल्यू क्या है? 5q स्क्वायर। हमने p में कोई रिलेशन बता दिया है, जो p है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो अब बारी है q की, क्योंकि यहां पर जो को प्राइम थे यही कंट्राडिक्शन यहां पर आएगी। तो यहां पर जो 5 है वो p को डिवाइड कर रहा है, तो अभी q के बारे में भी लिखना है ना, तो यहां p स्क्वायर की जगह q स्क्वायर को लेके आना है। तो q स्क्वायर कैसे लाएंगे? सर p स्क्वायर का वैल्यू क्या है? 5q स्क्वायर। तो यहां p स्क्वायर की जगह लिखो 5q स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर साइड में रीजन डाल दो कि सर जो p स्क्वायर है वो 5q स्क्वायर की वैल्यू है, तो मैंने यहां पर इसकी जगह वो लिख लिया। अब ये जो 5 है ये 25 को कैंसिल कर देगा, तो जैसे कैंसिल करेगा तो q स्क्वायर किसके बराबर आएगा? 5a स्क्वायर। 5 ने 25 को कैंसिल कर दिया, 5 बच गया। अब ये स्टेटमेंट चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रही है? इसको वापस इसके साथ कंपेयर करो, ठीक है, ये एक ही बार लिखना है, बार बार नहीं लिखना। अब इसको वापस इसके साथ कंपेयर करो, तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर आपको लिखना है therefore from this statement I can write 5 divides q स्क्वायर। जो 5 है वो q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो अगर 5 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है
अगर 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो थ्योरम 1.3 क्या कहती है, देयरफॉर 5 आल्सो डिवाइड्स व्हाट, क्यू। इसको रखो नंबर 2। तो यहां पर आपने क्या बताया, 5 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा है और यहां 5 है वो q को भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में आपने क्या बोला था कि p और q नंबर क्या है, कोप्राइम। क्या है, कोप्राइम, यानी उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 1 के। लेकिन यहां पर फर्स्ट और सेकंड को अगर आप देखें, जो p है वो 5 से डिवाइड हो रहा है और जो q है वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब p और q में 5 कॉमन आ गया, जबकि कॉमन आना नहीं चाहिए, वो तो कोप्राइम बोल रखा है। तो इसका मतलब यहां कंट्राडिक्शन पैदा हो गई जो हम सपोज कर रहे हैं। इसका मतलब जो हम सपोज कर रहे हैं वो सपोज कर ही नहीं सकते, वो गलत सपोजिशन है हमारी। गलत सपोजिशन क्या हुई, जिसको हमने रैशनल बोला उसको हम रैशनल बोल ही नहीं सकते। आता है समझ? तो बस यहीं से कंट्राडिक्शन हमारी पैदा हुई। तो लास्ट में आपने स्टेटमेंट क्या लिखनी है, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों स्टेटमेंट से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं P and Q आर नॉट कोप्राइम। ये कोप्राइम्स नहीं हैं क्योंकि उनमें 5 कॉमन आ गया, उनका HCF 5 आ रहा है, जबकि HCF 1 होता है कोप्राइम का। तो यहां पर तो HCF 5 आ रहा है, तो वो कोप्राइम नहीं होंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से P and Q आर नॉट कोप्राइम्स। देयरफॉर जो हमने सपोज किया था, आवर सपोजिशन, जो हमने सपोज किया था, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, वो गलत साबित हो गई। क्योंकि हमारी सपोजिशन गलत होगी, जो कि रैशनल बोल रहे थे उसको, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, वो इरेशनल ही होगा। तो जो रैशनल नहीं है वो तो इरेशनल ही है, क्योंकि रियल नंबर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक रैशनल है दूसरा इरेशनल है। तो जो रैशनल नहीं है तो वो तो फिर इरेशनल ही हुआ ना। हैंस √5 इज व्हाट, इरेशनल। काफी टाइम लगाया मैंने इस क्वेश्चन को। क्यों लगाया टाइम? आपके लिए, ताकि आपको ये परमानेंटली याद हो जाए। इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है एग्जाम में, ठीक है। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन। यहां पर 5 की जगह डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आते रहेंगे, कभी 2, कभी 11, कभी 13, कभी 23। रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर आ जाएगा, पूरा ऐसा करना है। आपने क्या करना है, अगर मानो यहां पे 3 आ गया तो यहां पर सब 3 लिखते जाना, स्केयरिंग करेंगे, ठीक है। इसका 3 आ जाएगा, फिर यहां 3, यहां सब 3 लिखना है। यहां पर भी यहां 3 होगा, यहां पे 9 बन जाएगा, फिर कैंसिल होएगा। समझ रहे हैं? मतलब 3 आएगा तो उस हिसाब से सारी सेटिंग कर लेनी। अगर 11 आ गया तो यहां बस 11 लिखते जाना। बाकी स्टेप्स बिल्कुल चेंज मत करना, इसी तरह से एग्जाम में लिख के आना। आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, इवन आपको 5 स्टार मिलेंगे इस क्वेश्चन के, कि क्या प्रेजेंटेशन दी आपने। ठीक है, चलिए। तो ये था आपकी एक्सरसाइज 1.3 का एक छोटा सा क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो छोटे मोटे क्वेश्चन बच्चों को कंफ्यूज करते हैं कि सर इनको भी क्या ऐसे ही करना है जैसे आपने इसको किया है, तो वो कंफ्यूजन मैं आपकी यहां पे अभी दूर करने वाला हूं। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, 2 ही एक्सरसाइज करनी है आपको इस चैप्टर की। तो क्यों ना ये जो 2 लेक्चर मेरे हो गए, जिसमें दोनों एक्सरसाइज कवर हो गई, लगभग हमारा चैप्टर 1 हो गया, तो आप अपनी नोटबुक पे इनको अच्छे से फेयर कर लो, प्रैक्टिस कर लो, है मजा आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज व्हाट, इरेशनल। इसको भी इरेशनल प्रूव करना है। तो ये तो आपको पता ही है यार, ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, तो सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इरेशनल ही होता है। लेकिन यहां पर प्रूव करके दिखाना है। स्टेप्स आपके इतने ज्यादा नहीं होंगे जितने अभी किए। जब भी कभी इस फॉर्म का कोई क्वेश्चन आएगा, प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, तो सिंपल करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन की वेटेज भी कम होती है, ठीक है। लेकिन अगर ये ज्यादा वेटेज का आया, मानो 4 मार्क्स का आ गया, तो फिर इस √5 को अलग से इरेशनल करके दिखाना होता है एग्जाम में। ये ध्यान रखना, वेटेज पे डिपेंड करता है। इसको अलग से इरेशनल बताना है, फिर आपने बोलना है सम ऑफ इरेशनल एंड रैशनल इज इरेशनल, एंड में फिर कंक्लूड कर लेना। लेकिन अभी इसको करने का एक ऐसा पैटर्न, अगर ये 1-2 मार्क्स में आ जाए, ऐसा 3 मार्क्स में भी चल जाएगा। देखो शुरुआत यहीं से करनी है। लेट अस सपोज
3+√5 इज व्हाट? रैशनल। ठीक है, रैशनल नंबर। आपने इसको क्या बोल दिया? रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको लेट कर लो p/q की फॉर्म में और बोल दो p एंड q आर को प्राइम्स इंटीजर्स, q नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद यहां पे कोई भी नंबर ऐसा हो ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, सबको ऐसे p/q लिखना है। इसके बाद यहां पर जो इरेशनल वाला नंबर होगा ना, जैसे √5 है, देखो 2 या 3, ये इरेशनल नहीं है, ये रैशनल है। तो यहां पर जो इरेशनल क्वांटिटी है ना, उसकी वैल्यू निकालो। यानी ये जो बगल में जो टर्म्स लगी हैं, इनको ट्रांसफर कर दो दूसरी तरफ, राइट साइड में ले जाओ, इसको अकेला बनाओ। देखिए कैसे, 3 को इधर ले गया, देखो 3 ट्रांसफर कर दिया, हो गया और छोटा। अब इस 2 को भी ट्रांसफर करना है दूसरी तरफ, लेकिन पहले इसका एलसीएम ले। 3 के नीचे 1 है, q एलसीएम आ गया, p ये q इधर चला गया, 3q। इस 2 को यहां से हटाओ, इस 2 को हटाया, यहां आ गया। बताइए समझ में आया? हर एक क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज के जो पेंडिंग वाले क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन इसी टाइप के। √5 की वैल्यू निकालनी, यानी जो इरेशनल क्वांटिटी है उसकी वैल्यू निकालो। ठीक है, निकाल दी वैल्यू। यहां पर थोड़ी सी आपने डिस्कशन करनी है। डिस्कशन क्या है? √5 के बारे में हम पहले से जानते हैं, ये इरेशनल है। अब ये वाला जो फ्रैक्शन आपके पास बन रहा है, क्या ये भी इरेशनल है या फिर रैशनल है, वो हमें देखना है। p और q को आपने क्या बोला? को प्राइम, यानी ये इंटीजर्स हैं और 3 भी इंटीजर है। 2 इंटीजर का आपका डिफरेंस हो रहा है, फिर से इंटीजर आएगा, और q भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन भी इंटीजर आएगा। 2 इंटीजर डिवाइड में लिखे हैं तो वो रैशनल नंबर बना। यानी ये जो क्वांटिटी आपको दिख रही है, ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है, ये इरेशनल नंबर है। तो यहां थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी है जो यहां पर मैं बोल रहा हूं। तो आप बोलें एज हेयर एज p एंड q आर इंटीजर्स, या फिर लिखें को प्राइम, देयरफॉर ये जो क्वांटिटी है p-3q/2q इज रैशनल नंबर। बस इतना लिखना सफिशिएंट होता है। ठीक है, आपने बोला p एंड q, सर ये इंटीजर्स हैं, स्टार्टिंग में हमने बोल रखा है। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी हमारे पास आई, ये कौन है? रैशनल नंबर है। तो यहां पर फिर आप बोलेंगे, फिर यहां पर आप बोलेंगे इसका मतलब जो √5 है वो एक रैशनल नंबर हुआ। समझ रहे मेरी बात? जब आप इसको क्या बोल रहे हो? रैशनल नंबर, तो ये किसके बराबर है? √5 के बराबर है। तो फिर आप √5 को किसके बराबर लिख रहे हो? रैशनल नंबर के बराबर। बट √5 इज क्या? इरेशनल। ये तो इरेशनल होता है। तो देयरफॉर जो हमने सपोज किया था वो गलत है। आवर सपोजिशन इज व्हाट? रॉन्ग। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हेंस जो क्वांटिटी आपको दे रखी है 3 + 2 √5 इज इरेशनल, वो रैशनल नहीं हो सकता। दैट्स ऑल। काफी ज्यादा भी एक्सप्लेन कर दिया ये भी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। अब बचा इसका थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, तो जल्दी से मैं वो भी आपको करा देता हूं, देखते जाइए। फर्स्ट पार्ट में लिखा है, थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा है 1/√2। तो मैं सोल्यूशन ही लिख रहा हूं। लेट अस सपोज क्या 1/√2 इज रैशनल। जब आपने इसको रैशनल नंबर बोला तो आप फिर इसको लेट करोगे p/q की फॉर्म में, फिर बोलोगे वेयर p एंड q आर इंटीजर्स या फिर को प्राइम्स, q 0 नहीं होना चाहिए। फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे। मैंने बोला जो इरेशनल क्वांटिटी उसकी वैल्यू निकालो, √2 का वैल्यू निकालो। इसको इधर रेसिप्रोकल कर दो ना, तो √2, अगर इसको रेसिप्रोकल किया तो इसको भी करना पड़ेगा, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैसे भी करके √2 का वैल्यू निकालो, वो आएगी q/p। तो यहां पर एज q एंड p आर व्हाट? इंटीजर्स। तो जो आपका q/p है वो एक रैशनल नंबर हुआ। एक रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल कर रहे हो तो रैशनल नंबर ही होगा। तो q/p इज अ रैशनल नंबर। तो अगर इसको आप रैशनल नंबर बोल रहे हो तो इसका मतलब √2 को आप रैशनल नंबर बोल रहे हो। इसका मतलब आप √2 को रैशनल नंबर बोल रहे हो, बट ये तो गलत स्टेटमेंट है। √2 तो इरेशनल है, ठीक है, बट √2 इज
इरेशनल, ये हमें पहले से पता है, इट इज़ इरेशनल नंबर, इसको प्रूव कर रखा हमने। तो देयरफॉर आवर सपोजिशन इज व्हाट, आवर सपोजिशन इज व्हाट, रॉन्ग। हमारी सपोजिशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। इसका मतलब जो रूट 1/√2 क्वांटिटी दे रखी है वो इरेशनल ही होगी, दैट्स ऑल। मतलब होगा क्या इस टाइप के क्वेश्चन में, डिवाइड में, प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, ऐसी जो भी टर्म है ना, उसमें रूट की वैल्यू निकाल लेनी, जो भी रूट के अंदर है, √2, √3, √5, जो भी रूट के उसकी वैल्यू निकाल लेनी। जो वैल्यू निकलेगी यहां पर जो क्वांटिटी बनेगी वो रैशनल होगी। बस आप उसको इतना लिख दो कि ये दोनों इंटीजर्स हैं इसके अंदर, बाकी सब ये करके ये इरेशनल ही आएगा। ये रैशनल आएगा, फिर इसका मतलब आप इसको रैशनल बोल रहे हो, इसको रैशनल आप बोल नहीं सकते क्योंकि इरेशनल है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर जो 1 उसमें देखा, बस दैट्स ऑल, इतना ही है इसका, खत्म कहानी। बाकी ये फिलॉसफी आप लिख लेना पूरी। अब देखो नेक्स्ट वाला मैं आपको करके देता हूं, जैसे है ना 7√5, इसको आपने लिखना है p/q, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड सो ऑन, सब लिख के √5 की वैल्यू निकालनी। तो √5 की वैल्यू निकलेगी p/7q। यहां रुक जाओगे, आप बोलोगे p and q क्या है, सर इंटीजर्स हैं, इसका मतलब ये क्वांटिटी क्या हुई, रैशनल नंबर। अगर इसको रैशनल नंबर बोल रहे हो तो इसका मतलब आप √5 को रैशनल नंबर बोल रहे हो। अगर √5 को रैशनल बोल रहे हो तो वो रैशनल हो नहीं सकता, वो तो इरेशनल है, वो तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने प्रूव किया है। फिर कंट्राडिक्शन हो गई, अवर सपोजिशन रोग, बस लिख देना है और बाद में बोल देना ये क्या है, इरेशनल नंबर। लास्ट नंबर 6 + √2, ठीक है, लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। इसको क्या बताना है, इरेशनल प्रूव करना है। तो पहले आप इसको लेट करेंगे रैशनल, पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, मैं शॉर्ट में कर रहा हूं। फिर आपके पास आएगा ये p/q के बराबर, तो इसमें क्वांटिटी √2 है, इसकी वैल्यू निकालो। सर √2 p/q 6 इधर आ गया, लेंगे। फिर इसका एलसीएम लो, 6 इसके नीचे 1 है, q एलसीएम आ गया, p - 6q। यहां पहुंच जाओगे, फिर ये जो फ्रैक्शन बनी p, q, 6 सब ये जो आ रहा है ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि p और q इंटीजर्स हैं तो उनका डिवीजन सब रैशनल आएगा। ये रैशनल है, मतलब आप √2 को रैशनल बोल रहे हो, जबकि √2 रैशनल नहीं है, वो इरेशनल है। तो इसका मतलब आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, दैट्स ऑल, हेंस दिस क्वांटिटी इज व्हाट, इरेशनल। तो जो फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट क्वेश्चन है जो, उसको छोड़कर बाकी जितने भी क्वेश्चन है बस ऐसे ही शॉर्ट में करने, आपने ज्यादा लेंथी उनको नहीं करना है। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.3। इसमें को प्राइम का कॉन्सेप्ट है, थ्योरम 1.3 है। फिर हमारे पास जो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, उसका कॉन्सेप्ट है। ये सारे कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ये पूरी एक्सरसाइज चल रही है। तो आज का लेक्चर जो भी है, जितने भी क्वेश्चन है, अपनी कॉपी पे आपने प्रैक्टिस करना है और दोनों एक्सरसाइज अच्छे से रिवाइज कर लेनी है। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अभी 1-2 लेक्चर इस चैप्टर का और आएगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का, उसके लिए आप रेडी रहो। लेकिन तब तक आप एनसीईआरटी परफेक्ट करो, एनसीईआरटी परफेक्ट करो। नेक्स्ट लेक्चर आपको कल संडे है, पता नहीं मैं बना पाऊंगा नहीं, लेकिन मंडे को श्योर शॉट आपको एक लेक्चर एक्स्ट्रा क्वेश्चन का जरूर मिल जाएगा। और वर्ड प्रॉब्लम इसकी करनी है, वर्ड प्रॉब्लम एक मैंने करवा दी 1.2 में, एक फर्स्ट एक्सरसाइज में, वो भी करनी है, ठीक है। और एक्स्ट्रा वर्ड प्रॉब्लम भी आपको मिल जाएंगी मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू, असाइनमेंट मिलेगी, उसमें वर्ड प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो जरूर करें। तो अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं, एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। प्रैक्टिस करते रहो मेरे बच्चे, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।